नमस्कार, मैं राजीव खत्री और आप देख रहे हैं पहाड़ भारत अपनी बात कार्यक्रम के तहत। आज हम एक ऐसे युवा से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जिस युवा ने हायर एजुकेशन के बाद पहाड़ की ओर रुख किया और पहाड़ में ही अपनी सेवाएं देने शुरू कर दी। इस युवा ने MBA करने के बाद देहरादून से पौड़ी लौट करके समाज के क्षेत्र में काम करने की ठानी। जहां MBA करने के बाद अधिकांश युवा बड़े कॉर्पोरेट घराने से जुड़ करके अपने भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं। ऐसे में इस युवा ने पहाड़ की ओर आने का रास्ता चुना और पहाड़ में समाज की ज्वलंत मुद्दाओं के लिए संघर्ष करने का रास्ता चुना। आखिर MBA के बाद क्यों इसने ऐसा निर्णय लिया, इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं युवा सामाजिक कार्यकर्ता नमन चंदोला। नमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पहाड़ भारत पे। आपने MBA किया और उसके बाद अचानक आप पहाड़ की ओर वापस लौट गए और बहुत बड़े कॉर्पोरेट घराने में नौकरी करने के बजाय आप पौड़ी में रहकर सामाजिक मुद्दों के लिए संघर्ष करते रहे, ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके जो चैनल है पहाड़ भारत, इसका शुक्रगुजार हूँ कि आप लगातार जनता की आवाज़ को बुलंद करते आ रहे हैं। रही बात मेरी, तो 2011 में MBA करने के बाद मैं भी एक बड़े संस्थान में दिल्ली में जॉब कर रहा था, लेकिन तभी अन्ना आंदोलन से मुझे जुड़ने का मौका मिला और उस अन्ना आंदोलन के दौरान ही मैंने नौकरी छोड़ी। और जहां पूरा देश ही नहीं पूरे विश्व के हमारे भारतीय उस अन्ना आंदोलन में कूद पड़े थे, उसी बीच मुझे भी सौभाग्य मिला और मैं भी इस देश के लिए कुछ करने की चाह को रखते हुए सामाजिक क्षेत्र में बढ़ा और तब से लेकर आज तक मैं लगातार किसी न किसी माध्यम से समाज के लिए कार्य करता आ रहा हूँ। आप लगभग करीब 4-5 सालों से पौड़ी में रह करके समाज के विभिन्न मुद्दों को उठा रहे हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार के मुद्दे हों या कुछ और ज्वलंत समस्याएं हों। तो इन 4-5 सालों में कुछ अचीवमेंट आपका? देखिए, मुझे 5 साल अब पूरे होने वाले हैं पौड़ी में। काफ़ी लोग कहते हैं कि ये नया लड़का है, लेकिन इन 5 सालों में मैंने लगातार पौड़ी की जनता की समस्याओं को उचित माध्यमों से उठाया, काफ़ी समस्याओं का समाधान किया। इनमें से मैं कुछ का नाम जरूर लेना चाहूँगा, जैसे कि अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो पौड़ी जिला अस्पताल में डिजिटल एक्सरे मशीन काफ़ी एक लंबे समय से, उससे पहले खराब पड़ी थी। हमने आंदोलन किया। हम जब से आए उसके बाद हमने आंदोलन किए। उस समय तत्कालीन CMS का भी हमें सहयोग मिला और आज आप देखेंगे कि एक सुचारू रूप से कार्य करने वाली डिजिटल एक्सरे मशीन पौड़ी जिला अस्पताल को मिली। इसके अलावा ब्लड बैंक की भी काफ़ी दिक्कतें यहाँ पर थी रिन्यूअल की, तो आंदोलन के माध्यम से हमने उस ब्लड बैंक को रिन्यूअल करवाया। इसके अलावा पौड़ी बस अड्डे की अगर मैं बात करूं तो एक लंबा समय हो चुका था कि मैं लगातार सुनते आ रहा था कि पौड़ी का जो बस अड्डा है वो बन नहीं रहा। मैं आया, हम लोगों ने आंदोलन किया और संयुक्त प्रयास के दौरान मैं 5 दिन लगातार भूख हड़ताल पे रहा। उसके बाद राज्य सरकार ने उसका बजट पास किया और आज आप देखेंगे कि बस अड्डे का कार्य चल रहा है। हालांकि वो भी अभी पूर्ण नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि बहुत जल्द उस बस अड्डे का कार्य भी पूर्ण होगा, क्योंकि हम लगातार चुनौती भी देते आ रहे हैं प्रशासन को और हमने निवेदन भी किया है, हमने प्रार्थना भी की है और हमने चुनौती भी दी है कि अगर जल्द से जल्द उस बस अड्डे का काम पूरा नहीं होता तो हम एक बार फिर से आमरण अनशन करना पड़े तो हम करेंगे। इसके अलावा हमने कूड़े की भी बात करें तो कूड़े की फाइल जो थी वो NGT से पास होके आई थी, तो आंदोलन के बल पर काफी कार्य हमने किए हैं और लगातार मैं सामाजिक क्षेत्र में तब से लेकर अभी तक कार्य कर रहा हूँ। हमने कई बार देखा कि अगर लगातार भ्रष्टाचार के मामलों पर भी मुखर दिखे हैं और कई बार भ्रष्टाचार के कई बड़े मामलों को भी आपने उठाया है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि नेम फेम पाने के लिए या किसी एक व्यक्ति को टारगेट करने के लिए ऐसा किया जाता हो? देखिए, जो लोग नेम फेम पाने के लिए कार्य करते हैं वो समाज के इतने ऊंची हस्तियों के साथ मुझे नहीं लगता कि वो कुछ इस प्रकार की भावनाओं से कार्य करें, फिर छेड़खानी करें। जितने भी मैंने आज तक भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए हैं, वो चाहे फर्जी राज्य आंदोलनकारियों का रहा हो, चाहे नगरपालिका के घोटाले रहे हों, चाहे किसी ब्लॉक के घोटाले रहे हों, जितने भी मैंने आज तक कार्य किए हैं, जितने भी मैंने भ्रष्टाचार को उजागर किया है, जितने भी कार्य किए हैं, वो सबके सब सबूतों के आधार पर किए हैं और मैं उन खुशनसीबों में से एक हूँ जो राज्य सरकार की लगातार मदद करता आ रहा है। 1000 फर्जी आंदोलनकारियों को जो कि फर्जी तौर पर पेंशन पा रहे थे, उन लोगों की पेंशन मेरे द्वारा रुकवाई गई और तब से लेके आज तक लगभग 20 से 25 करोड़ रुपए हमने राज्य सरकार के बचाए हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज जब हमारे पास संसाधनों की कमी का हवाला दिया जाता है, तो ऐसे में अगर इस तरह से फर्जी तौर पर कोई धनराशि कहीं व्यतीत हो रही हो, तो आपने ही जनता का पैसा बचाना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है।
आज वर्तमान में हर आदमी या हर युवा बाहर की ओर भागता है, बड़े शहरों की ओर भागता है। उत्तराखंड की बात करें तो जो कुमाऊं क्षेत्र में हल्द्वानी वहाँ बहुत बड़ा शहर है। गढ़वाल की बात करें तो देहरादून बड़ा शहर है। हर आदमी देहरादून या हल्द्वानी जैसे शहरों में भागना चाहता है। ऐसे में आप गैरसैंण राजधानी की बात करते हैं। देखिए, मैं देहरादून में काफ़ी लंबे समय तक रहा। हमने देहरादून में भी काफ़ी मूवमेंट को किया है। काफ़ी हमने वहाँ पे सामाजिक से लेके जितने भी हमारे साथी वहाँ देहरादून में वर्तमान में भी हैं, सभी का एक ही मानना था कि राजधानी का जो बर्डन देहरादून के ऊपर है, हमारा महानगर देहरादून, अगर मुंबई आर्थिक राजधानी है इस देश की, तो हम आर्थिक राजधानी देहरादून को जरूर मान सकते हैं। लेकिन सबका ये जरूर मानना था कि राजधानी जो है, अगर हमें पहाड़ों का विकास करना है, पहाड़ों को बनाए रखना है, पहाड़ों को बचाना है, आने वाले समय में परिसीमन से भी बचाना है, तो राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए। और ये राजधानी गैरसैंण सिर्फ राजधानी को शिफ्ट करने का सवाल नहीं है, ये उन तमाम अधिकारियों को, उन तमाम कर्मचारियों को भी पहाड़ चढ़ाने की जद्दोजहद है जो आज तक पहाड़ नहीं चढ़ पाए हैं, और वो पहाड़ की नीतियां देहरादून से बना रहे हैं। तो अगर स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पानी, जल, जंगल, जमीन के मुद्दों को हमें हल करना है तो राजधानी गैरसैंण के माध्यम से ही वो हल हो सकता है। और जितने भी तमाम युवा आंदोलनकारी इस समय राज्य के अंदर हैं, उन सबका यही मानना है कि पूर्णकालिक राजधानी, स्थायी राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए। नमन, आप जन समस्याओं की बात करते हैं, आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, आप गैरसैंण राजधानी की बात करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि भविष्य में ये राजनीति की ओर आने का कुछ विचार आपका? देखिए, हाँ, वैसे तो मैं अन्ना आंदोलन से प्रेरित था। अन्ना आंदोलन से ही मैं सामाजिक क्षेत्र में आया हूँ। और अगर राजनीति की बात की जाए तो जिस तरह से एक पढ़े लिखे इंसान के लिए जो कुंजी होती है, प्राथमिक, अगर हम बोले कि इनिशियल स्टेप जो होता है, वो किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी बेसिक क्लासेस होती है। अगर हम यूपीएससी की बात करें तो हम ध्यान देते हैं कि एनसीईआरटी की किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है। उसी तरह अगर आपको राजनीति में आगे बढ़ना है, सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो आपको समाज के साथ जुड़ा रहना ये बहुत जरूरी है। तो उसी प्रकार मैं कोशिश करता आ रहा हूँ। लगभग 10 से 11 साल मुझे हो चुके हैं सामाजिक क्षेत्र में। तो राजनीति में आने की प्रथम जो सीढ़ी होती है वो समाज का अनुभव होता है, और वो अनुभव में मेरे अंदर बखूबी है। और भविष्य में अगर पहाड़ के हित में कोई निर्णय लेना होगा तो जरूर लूंगा, और राजनीति में भी जाना होगा तो वो जरूर जाएंगे। लेकिन ये सब कुछ तब निर्भर उन सब बातों पर निर्भर होगा कि हमारे पहाड़ का विकास किस ओर जा रहा है। आप राजनीति में जाने की संभावना से भी इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब भी किसी युवा को राजनीति में जाना होता है तो उसके लिए या तो किसी बड़े राजनीतिक संगठन को चुनता है, या फिर उसके ऊपर किसी बड़े राजनीतिक व्यक्तित्व का वरद हस्त होता है, उसका हाथ उसके ऊपर होता है। तो क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा है? देखिए, ये समय हमेशा बदलता रहता है, इस बात को मानना बहुत जरूरी है। और मैं समझता हूँ कि व्यवस्था और परिवर्तन दो महत्वपूर्ण पहलू है समय के। व्यवस्थाओं के बदलना है तो परिवर्तन बहुत जरूरी है, और परिवर्तन तभी संभव हो सकता है जब हम व्यवस्थाओं को बदलें। तो अगर हम लगातार पिछले ढर्रे पे चलते आएंगे तो आज जितने भी युवा हैं वो किसी न किसी दल से जुड़े हैं। आप दल से जुड़कर जरूर आगे बढ़ सकते हैं, आपको टिकट मिल सकता है, आप एक अच्छे कार्यकर्ता अपने दल के हो सकते हैं। लेकिन मेरा शुरू से ही ये मानना था, जिस दिन मैं पहले दिन समाज के क्षेत्र में जुड़ा था, मेरा शुरू से ही ये मानना था कि आम आदमी के दिल में जाना बहुत जरूरी है। आम आदमी की समस्याओं को सुनना बहुत जरूरी है। जब तक हम आम आदमी की बात को नहीं करेंगे, आम आदमी की जरूरतों को पूरा नहीं करेंगे, तब तक मैं नहीं समझता किसी राजनीतिक दल के साथ जुड़कर फायदा है। और मैं काफी खुश हूँ कि आज मैं किसी राजनीतिक दल में नहीं हूँ, लेकिन मैं समाज के उस तमाम तबके के साथ हूँ। मैं सभी तबकों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, वो चाहे किसी भी वर्ग, किसी भी धर्म के हों, मैं उन सबके साथ मिलकर आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये अपने आप में खुशनसीबी है, और यही मेरी विचारधारा भी है कि मैं पहाड़ित में कार्य करूँ, अपने लोगों के लिए काम करूँ, और मैं उस और अग्रसर भी हूँ। आप कह रहे हैं कि आप सभी वर्ग, सभी धर्म और सभी तबकों से मिलकर काम करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आप पे एक धर्म विशेष के विरोधी के रूप में भी आरोप लगे हैं, इसमें क्या कहेंगे? देखिए, आरोप लगाने वाले तो काफी आरोप लगाते हैं। वो जब मैं शुरुआत में पौड़ी के अंदर एंट्री हुआ था तो उन लोगों ने ये भी आरोप लगाया था कि मैं अपने परिवार से अलग रहता हूँ। कुछ लोगों ने आरोप लगाया था कि मेरी शादी, मेरे बीवी बच्चे मुझसे अलग रहते हैं। तो इस प्रकार के आरोप लगते रहते हैं। और जहां तक बात रही किसी धर्म विशेष की, तो आप देखेंगे कि मेरा हर धर्म के साथ उठना बैठना, मैं हर धर्म का उतना ही सम्मान करता हूँ जितने मैं अपने धर्म का करता हूँ। अभी कुछ दिनों पूर्व ही मैं अजमेर शरीफ से भी होकर आया हूँ। तो मैं काशी के विश्वनाथ की बात हो, चाहे अजमेर शरीफ की बात हो, चाहे किसी क्रिश्चियन चर्च में जाने की बात हो, या फिर हमारे गुरुद्वारों में जाने की बात हो, हमारा यही मानना है कि सभी धर्म एक समान होते हैं और सबका सम्मान करना चाहिए। इसीलिए मैं, ये जो आरोप है ये निराधार आरोप है। सभी धर्मों का सम्मान करना ही हमें सिखाया गया है, और मैं उसी और अग्रसर भी हूँ। नमन, आपने कुछ साल पहले गैरसैंण क्रांति मोर्चा नाम से कोई संगठन बनाया था,
और कुछ समय तक वो सक्रिय भी रहा, लेकिन अब वो काफी सक्रिय नहीं दिखाई देता है। किस उद्देश्य के तहत इसको गठन किया गया था? देखिए, गैरसैंण जैसे कि नाम से ही प्रेरित हो रहा है, तो हमारे जितने भी राज्य के आंदोलनकारी थे उन सबकी एक सहमति थी कि एक लंबा अरसा हो चुका है और युवाओं की जो भागीदारी है किसी भी आंदोलन में हो नहीं रही है। तो हमने एक प्रयास किया था, अपने साथियों के साथ मिलकर गैरसैंण क्रांति मोर्चा नामक एक संगठन बनाया था और 2017 से लेकर 2019 तक हम लगातार जनता की बात को हम उठाते आए। हमने विधानसभा घेराव भी किया, हमने गैरसैंण में जाकर सभाएं करी, गैरसैंण में जाकर लोगों को संबोधित किया, हमारे कुछ साथियों ने भूख हड़तालें भी करी है। तो तब से लेकर आज तक हम लगातार सक्रिय थे, लेकिन पिछला कुछ अर्सा कोविड के चक्कर में भी हम लोग पीछे हटे, क्योंकि सबसे पहले ये देश है, सबसे पहले हम आम लोग हैं, उसके बाद ही बाकी चीजें आ सकती हैं। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि जल्द से जल्द हम लोग कोविड से जैसे ही उभरेंगे उसके बाद फिर से गैरसैंण क्रांति मोर्चा आपको सड़कों में दिखेगा। और लगातार हमने गैरसैंण के माध्यम से ही और बातें भी उस मोर्चे के द्वारा की थी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे ही कोरोना थोड़ा सही होगा उसके बाद हम लोग लगातार फिर से आपको सड़कों में दिखेंगे। नमन, आप पिछले 4-5 सालों से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, समाज की ज्वलंत समस्याओं के लिए लड़ रहे हैं और गैरसैंण राजधानी के लिए लड़ रहे हैं, और आपको लगता है कि इन सब चीजों के चलते आप राजनीति में प्रवेश कर पाएंगे। लेकिन जो वर्तमान में राजनीति का परिदृश्य है उसमें धन बल अपने आप में बहुत बड़ा मायने रखता है, जो कि आपके पास नहीं है, ना के बराबर है। तो ऐसे में आपको कैसे संभावनाएं दिखती हैं अपनी? देखिए, मैंने जैसे पहले ही कहा कि अगर मैं किसी राजनीतिक दल में होता तो मेरे पास धन बल भी होता, मेरे पास एक अच्छा पद भी होता, लेकिन मैं नहीं समझता कि राजनीति में धन बल इतना ज्यादा मायने रखता है। अगर आप ईमानदारी के साथ कार्य कर रहे हैं, अगर आप ईमानदारी से अपनी जनता के लिए कार्य कर रहे हैं, आप लगातार संघर्षरत हैं, तो धन बल एक कारक हो सकता है, कारण हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो बहुत बड़ा कारण है। जब जनता चुनती है, जब जनता तय करती है, तो बड़े बड़े धूल चाट जाते हैं। अगर धन बली की अगर आप बात करें तो अगर धन बली एक कारक होता तो कभी भी हरीश रावत 2-2 जगह से हारते नहीं। वो तो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे। राहुल गांधी जी अपनी जो लोकसभा थी उनकी अमेठी, वहां से नहीं हारते। तो धन बल एक छोटा सा इशू हो सकता है, लेकिन मैं नहीं मानता अगर हम जनता के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं तो धन बल इतना बड़ा फैक्टर नहीं होगा। और धन बल होगा भी तो हम जनता के सहयोग से ही आगे जो भी है चुनाव अगर हम लड़ेंगे, जनता के सहयोग से, अगर जनता इजाजत देगी तभी लड़ेंगे और जनता के सहयोग से इसको लड़ा जाएगा। आज वर्तमान समय में कई युवा ऐसे हैं जो मेडिकल फील्ड से हैं, इंजीनियरिंग फील्ड से हैं या पीएचडी हैं और किसी बड़े राजनीतिक घराने से भी ताल्लुकात रखते हैं, और वो इन सब कुछ में करने के बावजूद राजनीति में आ रहे हैं। तो आपके सामने ऐसी आप क्या चुनौती रहेंगी इनके चलते? देखिए, मैंने जैसा आपको पहले ही कहा, ये बहुत अच्छी बात है अगर पढ़े लिखे युवा राजनीति के अंदर आ रहे हैं, तो ये सौभाग्य रहेगा इस प्रदेश का ही नहीं देश का, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों का ही आगे आना बहुत जरूरी है। हम लगातार सुनते हैं कि राजनीति में नहीं जाना चाहिए, राजनीति एक गंदी जगह है, राजनीति एक गंदी सोच है, लेकिन अगर हम लोग खुद से प्रयास नहीं करेंगे, पढ़े लिखे लोग आगे नहीं आएंगे, तो फिर हम लोग अपना वोट उन्हीं लोगों को देते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, और बाद में आप सब जानते हैं कि नीतियां किस तरह से बनती है। तो अगर अच्छे लोग आना चाह रहे हो, चाहे किसी भी दल के साथ हो, मैं बिल्कुल उनका स्वागत करता हूँ। और रही बात मेरी, तो मैं एक लंबा अरसा हो चुका है, 10 से 11 साल मुझे हो चुके हैं, मैं लगातार समाज के क्षेत्र में हूँ। तो अगर वो लोग धनबल के साथ या फिर किसी राजनीतिक पार्टियों के साथ आगे आएंगे, तो मैं भी समाज के लोगों के साथ आगे हूँ, और ये समय बताएगा कि आगे क्या होता है। लेकिन ये स्वागत योग्य कदम है, अगर पढ़े लिखे लोग राजनीति के अंदर आते हैं तो बिल्कुल उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। आज अपनी बात कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद थे नमन चंदोला, जो MBA करने के बाद सामाजिक क्षेत्र में आए हुए हैं और पौड़ी में रहकर समाज की समस्याओं के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। वो गैरसैंण राजधानी के लिए लड़ रहे हैं और इनका मानना है कि वो इन सब चीजों के बलबूते राजनीति में प्रवेश भी कर जाएंगे और यहाँ की जनता उन्हें स्वीकार भी कर लेगी। बहुत जल्द किसी नई शख्सियत के साथ आपसे रूबरू कराएंगे। तब तक आप बने रहिए पहाड़ भारत पर।